हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के बीच हाइड्रोस्फीयर का लेक्चर लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। कि द टोटल बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ, धरती पे जितने भी वाटर हैं, चाहे वो ओशियन के रूप में हो, लेक्स के रूप में हो, रिवर्स के रूप में हो, अंडरग्राउंड हो या एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडल में, सभी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, देखा गया है कि टोटल हाइड्रोस्फीयर जो है वो 97.3% जो है वो ओशियन में है एंड इनलैंड सी में है, और बचे हुए रिमेनिंग 2.7% जो है वो आइस ग्लेशियर के रूप में है, फ्रेश वाटर लेक्स के रूप में, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस डाउनवर्ड सेवरल किलोमीटर इनटू लिथोस्फीयर। वो धरती के अंदर तक बहुत किलोमीटर तक है, ठीक है, नीचे, एंड अपवर्ड 12 किलोमीटर इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो 12 किलोमीटर तक है। देखते हैं आगे। हाइड्रोस्फीयर लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है और आइस भी हो सकता है। ओके, ऑन अर्थ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स। धरती पे जो लिक्विड है वो इस फॉर्म में है, ओशियंस के रूप में, लेक्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, स्ट्रीम्स के रूप में। ठीक, लेकिन जब ग्राउंड वाटर पे देखा जाए या बिलो द ग्राउंड, तो वो वेल्स, कुएं के रूप में और एक्वीफर्स, नदी, नाला, इस सब के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। वेपर इज़ मोस्ट विजिबल एज क्लाउड्स एंड फॉग। वेपर जो है वो दिखते हैं क्लाउड और फॉग के रूप में, धुंध जो छा जाते हैं ठंडी के समय में, और क्लाउड्स जो वायुमंडल में दिखता है हम लोग को। अब जो फ्रोज़न पार्ट में है हाइड्रोस्फीयर, वो किस रूप में है? आइस के रूप में, जिसमें ग्लेशियर आते हैं, आइस कैप्स और आइसबर्ग। आइसबर्ग जो ये बर्फ़ों का चट्टान जिसे कहा गया है। अब देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो फ्रोज़न पार्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रायोस्फीयर। यदि कभी भी टर्म आप लोग के बीच में एक क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं, तो फ्रोज़न पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि टोटल ग्लोबल वाटर 100% है। उस 100% में 2.7% फ्रेश वाटर है, 97.3% ओशियन है। ओके, अब उस 2.7% में से 1.2% फ्रेश वाटर है, सरफेस फ्रेश वाटर धरती पे। ग्राउंड वाटर है 30.1%, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स है 68.7%। अब उस 1.2 सरफेस फ्रेश वाटर से एटमॉस्फेयर में 3%, स्वैम्स रीजन में 2.6%, सॉइल मॉइस्चर में 3.8%, लेक्स में 20.9%, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन में 69%। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है किसका? वाटर ऑन अर्थ। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं। अब आगे जानने से पहले हम लोग को जानना है कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर कलेक्ट इन क्लाउड, क्लाउड्स में वाटर कलेक्ट होता है, एंड फॉल टू अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन। क्लाउड्स के रूप में वाटर कलेक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, और वो धरती पे रेन के रूप में आता है। अब जो मूवमेंट होता है वाटर का, इस चारों जगह से होता है, बायोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से एंड हाइड्रोस्फीयर से। अब हम लोग छोटे रूपों में जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल क्या होता है। तो पहला होता है इवापोरेशन। लिक्विड जब गैस स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम रूट्स। रूट्स के जरिए प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, फिर वो स्टेम तक पहुंचता है, स्टेम से लीफ तक, फिर लीफ से वो एयर में चला जाता है। इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट, कंडेंसेशन। जब गैस चेंज हो जाए लिक्विड वेपर में, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वेपर का वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक, और वो ड्रॉपलेट्स के रूप में एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड। क्या कहते हैं? क्लाउड। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। व्हेन वाटर पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एज रेन। जब वाटर पार्टिकल एटमॉस्फेयर से रेन के रूप में धरती पे आता है उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक,
धरती पे आने के बाद वो सरफेस रन ऑफ हो जाता है। रेन जब फॉल होता है फिर वो ओशियन, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और लास्ट पार्ट होता है इनफिल्ट्रेशन। धरती पे पहुंचने के बाद वाटर जो है वो सॉइल्स में चला जाता है, ग्राउंड वाटर थ्रू सॉइल्स। ठीक, इसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जो वाटर साइकिल हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जितने भी प्रोसेस हुए, चाहे इवापोरेशन हो, सराउंडिंग द एनवायरनमेंट बिकम कूल। ठीक, इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, जितने भी आसपास के वातावरण है वो कूल हो जाते हैं। थ्रू कंडेंसेशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट वार्म। तो कूल और वार्म होता रहता है, इवापोरेशन से कूल और कंडेंसेशन से वार्म। कहाँ का? एनवायरनमेंट का। इकोसिस्टम का मेंटेनेंस भी हो रहा है, वाटर प्यूरिफाई भी हो रहा है, सभी जीवों को वाटर मिल रहा है। और हैंडल इरोशन, हम लोग सॉइल इरोशन में पढ़ेंगे, सॉइल इरोड हो जाता है तो उस क्रिया को भी ये ठीक करता है, इसीलिए इसको हैंडल इरोशन कहते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं ओशंस क्या होता है। यदि हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ओशियंस के बारे में जानना होगा। ये मैंने ओशियंस का डायग्राम बना रखा है कि ये ऊपर से नीचे जो है ये ओशियंस का किलोमीटर देखा जा रहा है। ये कोस्ट रीजन है, कोस्ट से थोड़े आगे को हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा स्लोप दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और जहाँ पे स्लोप है फिर वहाँ से कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है हल्का ऊपर की तरफ, और ठीक उसके नीचे एबाइसल प्लेन। ठीक, और इसी रीजन को हम लोग ओशियन कहते हैं। पूरा समुद्र जो है यहीं पे रहता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? ये हल्का सा जेंटल स्लोप होता है कोस्ट रीजन पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोस्ट रीजन के पास हल्का सा जेंटल स्लोप। ठीक, और ये 200 मीटर डीप होता है। इसका जो एंगल होता है स्लोप का वो 1 से 2 डिग्री होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सनलाइट ईजिली पेनिट्रेट करता है थ्रू वाटर, क्योंकि ये कोस्ट के जस्ट बगल में तो सनलाइट यहाँ तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि इनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ माइन्यूट प्लांट। जो पानी में पाए जाने वाले, नदी के किनारे पाए जाने वाले प्लांट्स है उसके ग्रोथ में, और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लैंकटन्स या मिलियंस ऑफ फिश या पॉलिप्स जो सर्वाइव करते हैं उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये जस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद होता है, जिसका स्लोप का डिग्री होता है 2 से 5 डिग्री। यहाँ पे कैनियंस और ट्रेंचेस पाए जाते हैं। मैं बताऊँगा कैनियंस और ट्रेंचेस क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेक होता है, सेल्फ ब्रेक। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ रहा था उसमें हल्का सा ब्रेक हो जाता है। किसके बीच? जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच है, जो कि 140 मीटर का। अब ये जो देख रहे हैं आप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में जो ये ब्रेक है, इसी को ये सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज होता है, जिसका स्लोपिंग होता है 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे नीचे की तरफ तो सरफेस जो है फ्लैट होगा, पूरे फ्लैट होते जाएगा, और उसके बाद हम लोग किससे मर्ज कर जाएंगे? एबाइसल प्लेन। आप यहाँ पे देखिए, ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है उसके बाद सरफेस देख रहे हैं वो फ्लैट हो रहा है, किससे जाके मिल जा रहा है? एबाइसल प्लेन से। ओके, ठीक। वन ऑफ द वाइडेस्ट एंड थिकेस्ट कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को ये वाइडेस्ट एंड थिकेस्ट कॉन्टिनेंटल राइज कहा गया है। अब हम लोग जानते हैं एबाइसल प्लेन एट द फुट ऑफ द कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के फुट से, कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल राइज जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से क्या शुरू हो जाता है? एबाइसल प्लेन्स, जिसका ओशियन का 2/3 रीजन एबाइसल प्लेन से ढका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वेरी फाइन सेडिमेंट्स यहाँ पे रखे जाते हैं, क्योंकि ये फ्लैट रीजन है और ये ओशियन का 40% रीजन कवर करता है। ठीक, अब देखिए ये डायग्राम है, ये मैंने पानी के अंदर का पूरा व्यू बना दिया है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। मैंने बताया था कि उसमें कैनियंस और ट्रेंचेस पाए जाते हैं बीच में। यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट एबाइसल प्लेन में जाके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ रीजन बना रखे हैं। ये देखिए, पानी के जब अंदर जाते हैं तो ये फ्लैट रीजन को हम लोग एबाइसल प्लेन कहते हैं,
यहाँ पे छोटे छोटे सी माउंट है, पानी में पाया जाने वाला छोटा छोटा माउंटेन पार्ट जिसको हम लोग सी माउंट कहते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा ग्योट्स निकला हुआ है, ग्योट, और जो एकदम नोकीला निकला उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। कभी कभी देखिएगा बीच समुद्र के बीच में छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। और ये दोनों जो डिफरेंट है, दोनों को बांट रखा है, उसको हम लोग मिड ओशियन रीज कहते हैं। ओके, और इसको सब डक्सन रीजन कहते हैं। ठीक है, ट्रेंचेस के जस्ट नीचे होता है सब डक्सन रीजन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ओशियन डीप जिसको ट्रेंचेस कहते हैं। ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बीच में एक सेल्फ ब्रेक होता है, इसको हम लोग ट्रेंचेस कहते हैं। ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशियंस का, जो भी शेप्ड वैली में देखा जाता है। ये यहाँ पे आपको अर्थक्वेक भी आते हैं और वॉल्केनो भी फटता है ट्रेंचेस के बीच से। अब देखा गया है कि जो वर्ल्ड में डीपेस्ट ट्रेंच है उसको क्या कहते हैं, मरियाना ट्रेंच, जो कि गुआम आइलैंड में है, 11 किलोमीटर का। तो ये हो गया ट्रेंच की बात है। अब आते हैं सी माउंट। मैंने बताया कि एबाइसल प्लेन पे छोटे छोटे माउंटेन निकले होते हैं, इसको सी माउंट कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ हिल्स निकले रहते हैं ओशियन फ्लोर में, जो सबमर्ज्ड होते हैं अंडर ओशियन वाटर। सबमराइन माउंटेन्स और पीक्स मोर देन 100 मीटर अबव द ओशियन फ्लोर। 1000 से ज़्यादा मीटर वाले सबमरीन में माउंटेन पीक पाए जाते हैं। जो एम्परर सी माउंट है ऑफ हवाईन आइलैंड इज़ द पैसिफिक ओशियन। एक हवाई आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, वहाँ पे एक सी माउंट है, इसको एम्परर सी माउंट कहते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था ग्योट्स के बारे में, जिसको हम लोग टेबल माउंट कहते हैं। ये छोटे से होते हैं, ये फ्लैट टॉप होते हैं सी माउंट, जो बनते हैं सॉइल में इरोज़न के कारण। सॉइल जब सड़ने लगता है या माउंटेन में कुछ सड़ाव आने लगता है तो उस इरोज़न के कारण ये बनता है। ये वॉल्केनिक रीजन होते हैं। आइलैंड जो होते हैं वो वाटर से घेरा हुआ था ऑल साइड। यदि वाटर पूरे जगह से घेर ले और बीच में एक चट्टान निकला रहे, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। मिड ओशियन रीजन जो होते हैं वो दो भाग में बांटते हैं बाउंड्रीज़ को, जहाँ पे मैग्मा फ्लो करता है और एक नया ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। जब हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि मैग्मा क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है। आइसलैंड जो है ए पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रीज इज़ एन एग्जाम्पल। आइसबर्ग उसी का एक पार्ट है। ठीक, अब सबमरीन कैनियन, मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बता रखा था कि कैनियन क्या होता है। देखिए, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एक रीजन है। इस कॉन्टिनेंटल सेल्फ में यहाँ पे एक सबमरीन कैनियन पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्ग नैरो वेरी डीप वैली लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप विद वर्टिकल वॉल्स। ये दीवार पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सबमरीन कैनियंस कहते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ओशियन में जो सैलिनिटी पाया जाता है। ठीक, सलाइन जो कितना नमकीन पाया जाता है ओशियन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। कितने ग्राम सॉल्ट्स सी वाटर में है, कितने 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में, इसको हम लोग सैलिनिटी कहते हैं। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा है 55%, नमक सोडियम 30%, SO4 -7%, मैग्नीशियम 3%, कैल्शियम 1%, पोटेशियम 1%, बाइकार्बोनेट 0.5%। अब वाटर का जो सैलिनिटी है वो फ्रेश वाटर में 0.05% है, मतलब 500 ppm से कम। ब्रैकिश वाटर, यदि वाटर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है तो 0.05 से 3% सॉल्ट कंसंट्रेशन है, 500 से 30,000 ppm। यदि यहाँ पे सलाइन वाटर है तो 3 से 5% सॉल्ट कंसंट्रेशन है, 30,000 से लेके 50,000 ppm। यदि ब्राइन वाटर दिख रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 5% से ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन वो 50,000 से ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर के कुछ हिस्सों को जाना, जिसमें हम लोगों ने वाटर साइकिल को शॉर्ट में जाना, फिर हम लोगों ने ओशियंस को जाना जिसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, एबाइसल प्लेन होते हैं। उसके बाद ओशियनिक डीप जिसको ट्रेंच बोलते हैं, सी माउंट,
ओके, फिर हम लोगों ने ग्यूट स्टेबल माउंट्स के बारे में जाना, मिड ओशियन रीच के बारे में जाना, सबमरीन कैनियंस और साथ में सैलिनिटी इन ओशियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओशियन जोन्स के बारे में देखेंगे और लेक्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग का हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू। हमारे साथ अरस्तु विज्ञान पे आप लोग बने रहे। थैंक यू।